जैसे कि आप इस वीडियो में आ ही गए हो तो इसका मतलब इजराइल और फलस्तीन के बीच में आज जो कुछ भी हो रहा है आप उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड हो। वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने इजराइल और फलस्तीन की हिस्ट्री के बारे में बात की है कि कैसे जीविस लोग आए, कैसे उन्होंने फलस्तीन पर कब्जा किया। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने जो भी इजराइल और फलस्तीन के बीच में आज प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बात की है। इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हमने कौन सी कंट्री इस जगह में किसको सपोर्ट कर रही है उस बारे में बात की है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। स्टोरी शुरू होती है 1941 से, जब हिटलर ज्यूज का जेनोसाइड कर देता है। उस टाइम ज्यूज की पूरी दुनिया में टोटल पॉपुलेशन 1.7 करोड़ हुआ करती थी। उन 1.7 करोड़ में से 19 लाख ज्यूज सिर्फ यूरोप में रहते थे और उन 19 लाख में से 16 लाख ज्यूज को हिटलर मौत की घाट उतार देता है। बाकी बचे हुए ज्यूज यूरोप से भागकर तकरीबन दुनिया की हर कंट्री में जाते हैं, लेकिन कोई भी कंट्री इनको जगह नहीं देती। उस टाइम पूरी दुनिया ज्यूज के पीछे पड़ी हुई थी। तकरीबन हर कंट्री में इनको या तो मारा जाता था या तो इनको वहां से भगाया जाता था। और ऐसे में एक कंट्री उठी जो ज्यूज को अपने देश के अंदर पनाह देती है, उसका नाम है फलस्तीन। फलस्तीनी ज्यूज को बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको हर जगह मारा जाता है, आप पर हर जगह पूरी दुनिया में जुल्म होता है, आप हमारी कंट्री फलस्तीन में आओ, यहाँ आकर रह लो। और फिर पूरी दुनिया से ज्यूज फलस्तीन में आने लग जाते हैं। फलस्तीन के लोग इनको पहनने को कपड़े देते हैं, खाने को खाना और रहने को घर देते हैं। जिस फलस्तीन में कभी ज्यूज की पॉपुलेशन 80,000 हुआ करती थी, वही फलस्तीन लाखों के हिसाब से ज्यूज को अपने देश के अंदर पनाह देता है। फलस्तीन के अंदर सब कुछ सही चलता है। ज्यूज लोग फलस्तीनियों पर डिपेंडेंट थे और फलस्तीन के लोग इनको भाइयों की तरह ट्रीट कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे जैसे ही ज्यूज को लगने लगा कि अब तो हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो चुकी है फलस्तीन में, तो अब ये पीठ में खंजर भोंकने का काम करना शुरू करते हैं। जैसे इनको लगता है कि अब तो हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो चुकी है फलस्तीन में, तो ये क्या करते हैं, ये उसी देश को, उन्हीं घरों को, उन्हीं लोगों से छीनने लगते हैं जहां इनको कभी पनाह दी गई थी। और इसी रीजन की वजह से फलस्तीन में दंगों की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ते दंगों के साथ साथ ज्यूज फलस्तीन के अंदर ही कब्जा कर करके अपनी ही एक अलग कंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ फलस्तीन के लोग अपने जमीनों पर, अपने घरों पर ज्यूज का कब्जा होना देना नहीं चाहते थे। इस रीजन की वजह से बहुत ज्यादा खून खराबा होना शुरू होता है इन दोनों समुदाय के बीच। बहुत ज्यादा दंगे होते हैं जिनमें लोगों की जानें भी जाती है। और वक्त के साथ साथ ये लड़ाई चलती गई। इस लड़ाई में हर दिन लोग मरते थे। और फिर इन्हीं दंगों को रोकने के लिए 1947 में यूएन एक पार्टीशन प्लान लाता है, जिसमें फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस पार्टीशन प्लान में वेस्ट बैंक और गाजा फलस्तीन के लोगों को दिया जाता है और बाकी का सारा हिस्सा ज्यूज लोगों को दिया जाता है। और यहाँ वेस्ट बैंक में एक जगह है जिसको जेरूसलम कहते हैं। यहाँ पर मस्जिद अल-अक्सा और टेंपल माउंट दोनों है। ये जगह दोनों ज्यूज और मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन पार्टीशन प्लान में कहा गया है कि जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी के द्वारा देखा जाएगा। फलस्तीन के लोग इस यूएन पार्टीशन प्लान के साथ एग्री नहीं करते। यहाँ पर फलस्तीनी कहते हैं कि ये बाहर से आए हमारी जमीनों पर रहने और अब ये हमारी जमीनों पर कब्जा कैसे कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ ज्यूज लोग खुशियां मना रहे थे कि हमको फ्री की जमीन मिल गई। जो जमीन ज्यूज को मिलती है यूएन पार्टीशन प्लान में 1948 में, ये इस जमीन का नाम रखते हैं इजराइल। यहीं से होता है इजराइल का जन्म। यूएन पार्टीशन प्लान लाता है दंगों को खत्म करने के लिए, फलस्तीन में पीस लाने के लिए। लेकिन इस पार्टीशन प्लान से दंगे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पार्टीशन प्लान से जितनी खुशी ज्यूज को थी उससे कहीं गुना ज्यादा दुख फलस्तीन के लोगों को हो रहा था। तो दंगे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद 1948 में होता है फर्स्ट अरब इजरायली वार और 1967 में होता है सेकंड अरब इजरायली वार। धीरे धीरे इजराइल फलस्तीन पर कब्जा करता गया। जो फलस्तीन पहले ऐसा दिखता था, कुछ अब ऐसा दिखता है। जिन लोगों के पास कभी ये सारी जमीन हुआ करती थी, उनके पास सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक में ये जो थोड़े थोड़े करके डॉट दिख रहे हैं, बस इतनी जमीन बची है। और तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। तो ये था वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें हमने इजराइल और फलस्तीन की हिस्ट्री जानी। चलो बढ़ते हैं अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। इजराइल का हर दिन फलस्तीन पर जुल्म अब आम सा हो गया था। हर दिन इजराइल की आर्मी फलस्तीन के छोटे बच्चों को, वहां की औरतों को, या तो उनको मौत के घाट उतारा जाता था या तो उनको बंधक बना के लिया जाता था। पूरी दुनिया में फलस्तीन एक ऐसी कंट्री है जहां बच्चों का एक अलग सी कब्रिस्तान है। यहां तक इजराइल की आर्मी ने फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया था। आज भी 9,000 से ज्यादा इनोसेंट फलस्तीनियन इजराइल की जेलों में है, जिनको इलीगली बंधक बनाया गया है और जिनका कोई कसूर नहीं। पिछले 10 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनियन इजराइल के द्वारा मारे गए हैं। और इसके अलावा मस्जिद अल-अक्सा में नमाजियों को मारा जाता है, मस्जिद के अंदर घुसकर गोलियां चलाई जाती है, मस्जिद अल-अक्सा पर ग्रेनेड फेंका जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कोई आम मस्जिद नहीं है। ये वो मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान में कहीं बार आया है। मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद थर्ड होलीस्ट साइट मस्जिद अल-अक्सा है। इजराइल की आर्मी इसी मस्जिद के अंदर जूते लगाकर घुसती है और नमाजियों पर हमला करती है। और ये सब होते हुए पूरी दुनिया देखती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता।
फिर हमास 7 अक्टूबर को ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड का ऐलान करता है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे हमास 5000 रॉकेट्स इसराइल पर डाल देता है, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। ये अटैक ऐसा था जिसमें इसराइल का आयरन डोम सिस्टम ही फेल रहा। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी रॉकेट्स की इस तरह बरसात होती है तो ये इन रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, लेकिन इसराइल का ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। इन रॉकेट्स को मेनली टारगेट किया गया था इसराइल के मिलिट्री कैंप्स पर। 1000 से ज्यादा इसराइली की जानें चली गई, जिनमें अनफॉर्चुनेटली 14 बच्चे भी शामिल होते हैं। इसराइल में एक सिस्टम है जिसमें हर एक नागरिक को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसराइल में बच्चों के अलावा कोई भी इनोसेंट नहीं माना जाता। और फिर इसराइल गाजा पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है, जिसमें अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं। अभी रिसेंटली इसराइल ने गाजा के हॉस्पिटल पर रॉकेट छोड़ा, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में लाइट, मेडिसिन और वाटर सप्लाई भी बंद कर दी गई है। पता नहीं कितने लोग हैं जो जख्मी हो चुके हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, लेकिन लाइट के बगैर हॉस्पिटल में इलाज होगा कैसे? There's no power, no water, no fuel. Food supplies are running dangerously low. Hospitals, overwhelmed with patients and injured, are running out of medicine. गाजा की 90% प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है और ये रहे वो बच्चे जो इसराइल के हमलों में यतीम हो गए हैं, जिनका इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। और हैरत की तो बात तब होती है जब 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा अटैक किया जाता है इसराइल पर, तो पूरी दुनिया इनको टेररिस्ट कहते हैं। जबकि आज तक 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी को इसराइल के द्वारा मारा गया, जिनमें 33,000 बच्चे भी शामिल है, लेकिन फिर भी इसराइल टेररिस्ट नहीं है, फलस्तीनी टेररिस्ट है। वो कहते हैं ना कि किसी शायर ने कहा था कि वो अगर कत्ल भी कर दे तो सुनवाई नहीं होती, हम अगर आ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम। और अगर फलस्तीन की जगह कोई और होता तो सब बोलते कि दिस इज नॉट टेररिस्ट, दिस इज द वॉइस ऑफ सफरिंग पीपल। सब कहते हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स है जो हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी जमीनों को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो फलस्तीन है, ये तो सिर्फ टेररिस्ट है। अब बात करते हैं दुनिया में कौन सी कंट्रीज इस जंग में किसको सपोर्ट कर रही है। पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अब तक तो फलस्तीन के साथ में था। जो भी इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर्स रहे वो सब फलस्तीन के साथ में थे। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसराइल को एक जालिम मुल्क बोला था और ये भी कहा था कि इसराइल को चाहिए कि फलस्तीन को अपनी जमीन वापस लौटा दे। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो 24 घंटे के अंदर अंदर ट्वीट करते हैं कि वी स्टैंड विद इसराइल। मैं बहुत इज्जत करता हूँ मोदी जी की। मोदी जी पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मुसलमानों के भी प्राइम मिनिस्टर है, मुसलमानों ने भी मोदी जी को वोट दिया है। लेकिन मोदी जी को ये देखना चाहिए कि कैसे इसराइल मस्जिद अल-अक्सा पर हमले करते आया है, फलस्तीन के लोगों पर कैसे इसराइल जुल्म करते आया है। और मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ फलस्तीनियों की मस्जिद नहीं है, ये पूरे दुनिया के मुसलमानों की मस्जिद है। इंडिया में जो 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनकी भी मस्जिद है। और जाहिर सी बात है, अगर मस्जिद अल-अक्सा पर कोई ग्रेनेड फेंकता है, जूते लगाकर मस्जिद के अंदर घुसता है, तो दर्द तो उन इंडिया के 20 करोड़ मुसलमानों को भी होगा। लेकिन मोदी जी उन 20 करोड़ मुसलमानों की फिक्र किए बगैर ट्वीट कर देते हैं कि वी स्टैंड विद इसराइल। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब जो लोग इंडिया में फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR की जाती है, उनको जेलों में डाला जाता है। इसका साफ साफ ये मतलब हो सकता है कि इंडिया में अब डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रही है। इंडिया के साथ साथ USA का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसराइल को मिल रहा है और UK, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी जैसी कंट्री भी इसराइल के सपोर्ट में है। और वही फलस्तीन के सपोर्ट में सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, रशिया जैसी कंट्रीज है। आप किसके सपोर्ट में हो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।